डॉक्टर के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। गुप्ता और मित्र, आज हम एक छुपी हुई शक्ति संघर्ष को समझने जा रहे हैं जो तकनीक, ऊर्जा और वैश्विक सुरक्षा के भविष्य को आकार दे रहा है। आपके फोन, आपकी इलेक्ट्रिक कार और यहां तक कि दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होने वाली धातुएं बाजारों के नियंत्रण में नहीं है। इनका नियंत्रण भू राजनीति के हाथ में है। और एक देश ने यह बात दशकों पहले ही समझ ली थी। चीन ने सिर्फ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का खनन ही नहीं किया, बल्कि उन्हें एक हथियार के रूप में इस्तेमाल भी किया है। तो आज हम एक सीधा लेकिन खतरनाक सवाल पूछते हैं। चीन ने यह दबदबा कैसे हासिल किया? और क्या दुनिया इससे पहले आजाद हो सकती है कि बहुत देर हो जाए? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उसका कहना है कि वो सिर्फ 2 साल में चीन का दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर वर्चस्व तोड़ सकती है। यह बयान अक्टूबर 2025 में आया था, जब अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सार्वजनिक रूप से अमेरिका की इन महत्वपूर्ण सामग्रियों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए 24 महीने की समय सीमा तय की थी। ये एक नाटकीय चेतावनी थी, लेकिन इससे एक असहज सवाल भी उठता है। क्या ये एक व्यावहारिक औद्योगिक रणनीति है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक नाटक है? इसका जवाब जानने के लिए हमें समझना होगा कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व असल में हैं क्या और ये भू राजनीतिक हथियार क्यों बन गए हैं। नाम के बावजूद दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी REEs वास्तव में दुर्लभ नहीं है। ये 17 धातुओं का एक समूह है जो पृथ्वी की सतह में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। समस्या कमी की नहीं है, समस्या है इन्हें अलग करना। ये बहुत कम ही उच्च सांद्रता में पाए जाते हैं। ये रासायनिक रूप से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इनका शोधन जटिल, पूंजी प्रधान और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। खनन करना आसान है। असल में असली बाधा शोधन में है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व आधुनिक तकनीक के लिए विटामिन की तरह है। ये स्मार्टफोन और फाइबर ऑप्टिक केबल, इलेक्ट्रिक वाहन मोटर और पवन टरबाइन, MRI स्कैनर और हरित ऊर्जा अवसंरचना, F-30 लड़ाकू विमान, मिसाइल, पनडुब्बी और रडार सिस्टम के लिए अनिवार्य है। एक F-35 लड़ाकू विमान में सैकड़ों किलोग्राम दुर्लभ पृथ्वी तत्व होते हैं। एक वर्जीनिया क्लास पनडुब्बी वुयोई में 4 टन से अधिक दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उपयोग होता है। यह कोई उपभोक्ता तकनीक की समस्या नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का हम है। चीन ने यह प्रभुत्व यूं ही नहीं हासिल किया, उसने इसे योजनाबद्ध तरीके से हासिल किया। 1990 के दशक की शुरुआत में ही चीनी नेतृत्व ने इन धातुओं के रणनीतिक महत्व को समझ लिया था। डेंग शियाओपिंग ने कहा था, मध्य पूर्व के पास तेल है, चीन के पास दुर्लभ पृथ्वी तत्व है। जबकि अमेरिका पर्यावरणीय नियमों को कड़ा कर रहा था और गंदे शोधनकारियों को विदेश भेज रहा था। वहीं दूसरी ओर चीन ने पूरे उद्योग को सब्सिडी देने का फैसला किया, पर्यावरणीय नुकसान को एक समझौते के रूप में स्वीकार किया, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसंस्करण क्षमता बनाई और विदेशी तकनीक व पेटेंट हासिल किए। 2010 के दशक के मध्य तक परिणाम स्पष्ट था। औशून के पास वैश्विक खनन का 65% और वैश्विक शोधन व प्रसंस्करण का 85 से 90% हिस्सा था। और असली ताकत खनन में नहीं बल्कि शोधन में है। चीन ने 2010 में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जब उसने एक राजनीतिक विवाद के दौरान जापान को दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का निर्यात सीमित कर दिया। उस पल ने सब कुछ बदल दिया। इसने साबित कर दिया कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व रणनीतिक हथियार। आपूर्ति श्रृंखलाओं को कभी भी बंद किया जा सकता है, पूरे उद्योगों को बंधक बनाया जा सकता है। तब से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को 1970 के दशक के तेल की तरह देखा जाने लगा है, लेकिन विकल्प और भी कम है। तो क्या अमेरिका वास्तव में 24 महीनों में खुद को आजाद कर सकता है? और इसका छोटा सा जवाब है नहीं। उद्योग विशेषज्ञ बिल्कुल साफ साफ बोलते। आइए खनन और परिष्करण की समय सीमा पर विचार करें। खोज से लेकर अनुमति, वित्त पोषण, निर्माण और फिर उत्पादन तक हर परियोजना के लिए औसतन 8 से 12 साल लगेंगे। तो राजनीतिक समय सीमा 1 से 2 साल और औद्योगिक हकीकत 1 दशक या उससे भी ज्यादा के बीच का फासला बहुत बड़ा है। यह सिर्फ एक खान खोलने की बात ही है। यह बात है पूरे खान से लेकर मैग्नेट तक के इकोसिस्टम को खड़ा करने की। रासायनिक पृथक्करण संयंत्र, कुशल कार्यबल, कचरे का प्रबंधन, चुंबक निर्माण, दीर्घकालिक मांग गारंटी, ये पीढ़ियों का काम है। तो अमेरिका क्या और बयानबाजी के बावजूद सहयोगी वास्तव में गंभीर कदम उठा रहे हैं। असली रणनीति: 1. सरकारी वित्त पोषण से परियोजनाओं के जोखिम को कम करें। 2. सहयोगियों के साथ काम करें, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब। 3. आपूर्ति में विविधता लाए, चीन को पूरी तरह से प्रतिस्थापित न करें। लक्ष्य स्वतंत्रता नहीं है, यह लचीलापन है। 2 साल का वादा वास्तविकता से परे है। ये एक मैराथन है, दौड़ नहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ बदल गया है।
पश्चिम आखिरकार जाग गया है। चीन का एकाधिकार अब नजरअंदाज नहीं किया गया है। एक प्लान भी तैयार किया जाए, धीरे धीरे महंगे तरीके से, अपोलोप से। असली उद्देश्य चीन को हराना नहीं है। मकसद यह है कि हथियारीकरण महंगा और अविश्वसनीय बना दिया जाए। दौड़ शुरू हो चुकी है, लेकिन पश्चिम कई मील पीछे से शुरुआत कर रहा है। अब असली सवाल यह है कि क्या वो इतनी तेजी से इसे बना सकता है इससे पहले कि कोई संकट उसे मजबूर कर दे। यही वो रणनीतिक जुआ है जो अगले दशक को आकार देगा। भू राजनीति में ताकत हमेशा उस चीज से नहीं आती जो आप देख सकते हैं। कभी कभी ये उन धातुओं से आती है जिन पर आप कभी ध्यान नहीं देते। जब तक वे गायब ना हो जाएं, तब तक मेरी सोच के लिए शुभकामनाएं।